ओके जी, लास्ट लेक्चर में ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम होता क्या है, डिज़ाइन क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है। और फिर उसके बाद हमने देखा था ग्रोथ ऑफ फंक्शन, और एक अगर हमने प्रॉब्लम कंसिडर की थी, सिलेक्शन प्रॉब्लम, और सिलेक्शन प्रॉब्लम का हमने रन टाइम कंप्यूट किया था। फिर उसकी बेस पे हमने डिफरेंट इनपुट साइज दे के उसे उसका बिहेवियर जो है वो हमने जज किया था कि किस तरह से बिहेव करेगा किस इनपुट साइज के अगेंस्ट। तो उसे हमने कहा था ये क्या है, ये ग्रोथ ऑफ फंक्शन। आज हम एक और टर्मिनोलॉजी देखेंगे जिसे हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होती हैं? दीज आर द लैंग्वेजेस जो कि हमें अलाउ करती हैं कि एल्गोरिथम को एनालाइज कैसे करना है, या उसके बिहेवियर को हमने कैसे चेक करना है अगेंस्ट द इनपुट साइज। ठीक है जी। जैसे ही हम इनपुट साइज नॉर्मली हम इंक्रीज करते हैं, एन की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो उस एल्गोरिथम का बिहेवियर कैसा होगा, या फिर कटिंग लॉन्ग शॉर्ट के हम एल्गोरिथम का ग्रोथ रेट ही फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन बोलते हैं। नॉर्मली हमारे पास तीन जो हैं वो यूज होती हैं नोटेशंस, जो कि हमारे पास है थीटा, ओमेगा और ओ है। अगर हम इसको फर्दर कैटेगराइज करें तो ये हमारे पास दो और बन जाती हैं। एक होती है हमारे पास बेगो, और एक होती है हमारे पास स्मॉल ओ, और एक होती है हमारे पास बेगो मेगा, और एक होती है हमारे पास स्मॉल ओमेगा। तो इस तरह से हम इसे 5 नोटेशन जो है वो कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ए बिग थीटा। हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कि हमने फंक्शन की ग्रोथ रेट को कंसिडर करना है। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है जी जी ऑफ एन, और जी एफ एन की हम डेफिनेशन अगर हम करें, नॉर्मली हम फंक्शन को किस तरह लिखते हैं जी। फॉर एग्जांपल एफ एफ एन है हमारे पास कोई फंक्शन है, तो इसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू ए एन स्केयर प्लस बी व्हाट्सएवर। ठीक है जी, इस तरह से लिखते हैं, प्लस बी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम n की कोई ना कोई वैल्यू पुट करते हैं, और इसके अगेंस्ट यहाँ से रिजल्टेड आता है, और उसकी बेस पे हम कोई ना कोई जो है वो टेबल ड्रा कर लेते हैं। उस टेबल में हम क्या करते हैं, एक साइड पे हम इनपुट को रख लेते हैं, और एक साइड पे हम जो जो भी रिजल्टेंट या फिर आउटपुट आ जाती है, मतलब n की वैल्यूज हम इस कॉलम में रख लेते हैं, और जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है हम उसे इस कॉलम में रख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वो फंक्शन का जो भी है ग्रोथ रेट हम वहां से फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट, हम कहते हैं कि हमारे पास जी एफ एन जो है वो नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, ये एफ एफ एन जो है वो नॉर्मल फंक्शन है। अब इसको हमने जब थीटा में कन्वर्ट करना है, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने कैसा इस बारे में डिस्कस किया था, कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये ए एन स्क्वायर प्लस बी जो है ये किसके बराबर है, ये है जी एन ऑफ एन स्क्वायर के बराबर है। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं जी ये क्या है जी, थीटा ऑफ एन। इसी तरह अगर हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन होगा जी ऑफ एन, तो उसे हम डिफाइन करेंगे जब हम ऐसे बिग थीटा के बराबर एज्यूम करेंगे, ये उसकी एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है वो बिग थीटा लिखेंगे, तो हम थीटा जी ऑफ एन के बराबर इसे हम लिखेंगे। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि हम ये और ये आपस में बराबर हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली इक्वल टू ईच अदर। हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली या ऑलमोस्ट जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जैसे हमने क्या किया जी, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू दिस वन, और इसे मैं कह देता हूँ ये क्या है जी, हमारे पास थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। तो इसका मतलब है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। अब ये थीटा ऑफ एफ ऑफ एन हमारे पास क्या है? थीटा ऑफ एफ ऑफ एन हमारे पास ये वैल्यू है, और एफ ऑफ एन जो है वो हमारे पास ये वैल्यू है। अब ये एक्चुअली देखा जाए तो ये इक्वल तो नहीं है, हम कहते हैं एसिम्प्टोटिकली ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट। उसमें किस तरह से इक्विवेलेंट है, इसमें हमने सबसे बड़ी टर्मिनोलॉजी जो है, ये टर्म जो है वो उठा ली है, जिससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी इक्वेशन के ऊपर। और बाकी कांस्टेंट और स्मॉल जो टर्मिनोलॉजीज हैं, या स्मॉल जो है वो वेरिएबल्स हैं, वो हमने इग्नोर कर लिया। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दे रहा है, फॉर एग्जांपल 4n स्क्वायर एफ एफ एन की वैल्यूज है ये।
ठीक है, ये जी एफ एन की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे जी एफ एन इसने कंसिडर किया हुआ, जी एफ एन की वैल्यू ये है, जी एफ एन की वैल्यू ये है, जी एफ एन की एक वैल्यू ये है। अब इनमें देखा जाए कांस्टेंट अगर हम इग्नोर कर लें, और सबसे जो मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी है विच हैव द मोस्ट इफेक्ट ऑन दिस इक्वेशन इज दिस वन, एंड सेम इज द केस हियर, द वेरिएबल विच हैव मोस्ट इफेक्ट ऑन दिस इक्वेशन इज दिस वन, और इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसी का होगा। तो इस वजह से हम इन सब को एसिम्प्टोटिकली, तीनों ये भी एसिम्प्टोटिकली, इसका अगर थीटा ऑफ जी एफ एन निकालें वो भी एन स्क्वायर होगा, इसका थीटा ऑफ जी एफ एन निकालें ये भी एन स्क्वायर होगा, और इसका भी एन स्क्वायर होगा। हियर इट इज ओके। तो इस तरह से हम जो है वो पीक थीटा को जो है वो करना होगा। फॉर्मल डेफिनेशन हमारे पास जो है वो क्या बनती है इसकी, कि देखिए हमारे पास हम कंसिडर करते हैं, सपोज करें दिस इज वन, हमारे पास जो एफ एफ एन और जी एफ एन, हम कहते हैं जी एफ एफ एन इज इक्विवेलेंट टू जी एफ एन, ठीक है, या थीटा जी एफ एन हम कह देते हैं। एफ एफ एन की वैल्यू हमने कंसिडर की, सपोज करें एफ एफ एन इज इक्वल टू, सपोज करें 5 एन स्क्वायर प्लस 3 एन। अब जो थीटा ऑफ एफ एफ एन होगा या थीटा ऑफ जी एफ एन होगा व्हाटसोएवर, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है जी। थीटा ऑफ जी एफ एन हम कह देते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू, हम इसे कह देते हैं थीटा ऑफ एन स्क्वायर, ओके। तो अब ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है, ये इससे बड़ी भी हो सकती है, ये इससे छोटी भी हो सकती है, ये वही, ठीक है जी। इसके अंदर आप एन की कोई ना कोई वैल्यू पुट करो, जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, वो इसके रिजल्ट, सपोज करें इसमें हमने एन की वैल्यू पुट की, आंसर आया 50, ठीक है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें, जो रिजल्टेंट आता है हमारे पास, अब इसके अंदर एन की वही वैल्यू पुट की, लेट्स से यहाँ पे एन की वैल्यू हमने पुट की थी 4, सपोज करते हैं, ठीक है ना, सपोज करते हैं हमने वैल्यू पुट की थी 4 इसमें, इस इक्वेशन में, रिजल्टेंट आया 50। अब जो थीटा ऑफ एन स्क्वायर हमने अब थीटा में कन्वर्ट कर लिया है, अब अगेन इसके अंदर 4 पुट करो, एन तो यहाँ पे है ना, तो इसका रिजल्टेंट 50 से ज्यादा भी हो सकता है, इसका रिजल्टेंट 50 से कम भी हो सकता है। तो इस केस में इसकी बेस पे जो है इसने ये इक्वेशन जो है वो ड्रॉ की है, फॉर्मल डेफिनेशन इसकी ड्रॉ की है। थीटा की जो है वो फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी, कहता है एफ एफ एन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट, C1 C2 जो है ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, और एन नॉट जो है, एन नॉट एन की एक खास वैल्यू है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एन नॉट एन की कौन सी खास वैल्यू है। अब ये C1 C2 कांस्टेंट है, लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, ठीक है, मतलब माइनस में कोई वैल्यू नहीं होगी, such that 0 is less than C1 G of n, F of n और C2 G of n। अब जो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आएगी ना, कहता है थीटा की वैल्यू या तो ये होगी, अब ये वैल्यू जो है एफ एफ एन से बड़ी है, मैंने अभी आपको क्या कहा था, जब ये वैल्यू जो है आप निकालते हो, तो ये प्रीवियस वैल्यू से इसका रिजल्ट या तो बड़ा होता है या फिर छोटा होता है, और ये वैल्यू जो है एफ एफ एन से छोटी है। तो C1 G of n, जी एफ एन या तो एफ एफ एन से छोटा होगा, या फिर C2 जी एफ एन या तो एफ एफ एन से बड़ा होगा। ये C1 C2 जो है ये कांस्टेंट है, लेकिन एक चीज फॉर श्योर है, ये जीरो से बड़ा हो गया, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आती, क्योंकि ये देखें, ये जब ये बातें हम कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें हम किसके बारे में कर रहे हैं, हम रन टाइम के बारे में कर रहे हैं। दिस इज द रन टाइम, और टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता। This is the execution time. This is the time which any algorithm will take to execute its task against the certain input. तो टाइम कभी भी नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, सो दैट्स व्हाई या तो वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। अब हमने क्योंकि जी एफ एन को कंसिडर करना है, वो क्या होगा, जी एफ एन जो है वो एफ एफ एन हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है, वो या तो उससे छोटा होगा या फिर उससे
बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि हम उसके अंदर n की कोई खास वैल्यू पुट करते हैं तो कहता है n की वैल्यू जो है वो n नॉट से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, n की वैल्यू n नॉट से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा जी, इसको मैं आपको लोगों को जो है वो प्रूव करके बताऊंगा। तो हियर वी गो, हमने क्या किया जी, वो जो प्रीवियस हमने फॉर्मल डेफिनेशन कंसिडर की थी, तो फॉर्मल डेफिनेशन में हमारे पास क्या था, फॉर्मल डेफिनेशन में हमारे पास था कि एफ ऑफ एन था, ठीक है जी, उससे एक वैल्यू जो है वो छोटी थी सी वन जी एफ एन, और सी टू ऑफ जी एफ एन उससे बड़ी है, उसके बराबर थी, ठीक है जी। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे सी टू जी एफ एन, एफ एफ एन और सी वन जी एफ एन, मतलब सी वन एन की हमने कुछ वैल्यूज पुट की, उसके अगेंस्ट हमारा जो ग्राफ कहता है कि सी वन जी एफ एन क्योंकि एफ एफ एन से छोटा होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू जो है वो डाउन है, ग्राफ से भी प्रूव हो रहा है, इससे भी प्रूव हो रहा है, इस सी टू जी एफ एन की वैल्यू जो है वो बड़ी है, इससे ये प्रूव हो रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, अब आइडियलिस्टिक सिनेरियो अगर हम कंसिडर करें तो ग्राफ यूं होना चाहिए था, एफ एफ एन की वैल्यू ये है तो सी वन जी एफ एन की वैल्यू ये होती और सी टू जी एफ एन की वैल्यू ये होती, क्योंकि हमने इसे बड़ी वैल्यू कंसिडर किया है। सी टू जी एफ एन ये होता, ठीक है जी, सी टू जी एफ एन ये एफ एफ एन वाला पोर्शन होता और ये सी वन जी एफ एन वाला पोर्शन होता। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, अगर ग्राफ को स्टार्ट में कंसिडर करें तो स्टार्ट में ये देखें, ये जो वैल्यू है ये है एफ एफ एन की वैल्यू सबसे ऊपर है, हालांकि ऐसे दरम्यान में होना चाहिए था। सी टू की वैल्यू एफ एफ एन से छोटी है, और यहाँ पे देखें जी सी वन की वैल्यू है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट सी वन की वैल्यू एफ एफ एन से छोटी है, तो वो वाला पॉइंट जिसके बाद ये वाली डेफिनेशन जो जो ऊपर हमने डेफिनेशन देखी है, ये पीछे हमने देखी थी ये वाली डेफिनेशन, दिस वन सी वन जी एफ एन should be less than or equal to f of n is less than or equal to c2 g of n। ये डेफिनेशन कौन से पॉइंट से आगे वैलिडेट कर रही है, क्या इस पॉइंट से पीछे वैलिडेट कर रही है? नो। वाई? क्योंकि यहाँ पे सी, ये देखें ये वाला पॉइंट देखें, एफ ऑफ एन की वैल्यू सी टू से बड़ी है, मीन्स टू से ये वाला पॉइंट वैलिडेट नहीं हो रहा। यहाँ पे देखें सी वन की वैल्यू एफ एफ एन से बड़ी है, ये वाला पॉइंट वैलिडेट नहीं हो रहा। इस पॉइंट से आगे देखें, इस पॉइंट से आगे देखें, तो ये देखें सी टू की वैल्यू बड़ी है, एफ एफ एन की वैल्यू दरम्यान में, और सी वन की वैल्यू सबसे छोटी है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम एन की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, एन की वैल्यू इस डायरेक्शन में है, और एफ एफ एन की या जी एफ एन की वैल्यू इस डायरेक्शन में है, ठीक है जी। अब एन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके बाद ये वाली डेफिनेशन जो है वो क्या कर रही है, वैलिडेट कर रही है, वो है ये वाली वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, इसे हम कह देते हैं एन नॉट। तो इसका मतलब है अगर इस डेफिनेशन को हमने वैलिडेट करवाना है तो एन की वैल्यू एन नॉट से छोटी हमने नहीं इनपुट करनी। This is the point which I have said in the last slide, that I'll clear you and I'll make you prove कि ये n नॉट क्या है। तो यहाँ पे हमें n नॉट से छोटी वैल्यू इनपुट करनी ही नहीं है अगर इसे चेक करना है। ओके जी, तो asymptotic notations को हम ffn can be written in the form of theta gfn, और ffn is almost equivalent to which one, theta gfn, and theta gfn की वैल्यू ffn से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, जैसे कि लास्ट हमने इक्वेशन में देखा था, ffn और gfn जो है asymptotical जो है equivalent होगी। तो this means that they have essentially same growth rate, मतलब not almost but एक्चुअली द ग्रोथ रेट उनका क्या है, वो सेम है, एक ही तरह से बिहेव करते हैं। तो इस चीज को हम प्रूव करते हैं, दो मेथड है प्रूव करने के, फर्स्ट वन इज अ सिंपल प्रूफ एंड सेकंड वन इज अ प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। ओके जी, द फर्स्ट वन, this is the ffn, this here we are taking this is as a ffn 8n square plus 2n minus 3। तो by इनफॉर्मल रूट अब इसका थीटा जीएफएन थीटा एफएफएन हम कैसे निकालेंगे, थीटा एफएफएन विल बी इक्वल टू, अब देखें जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने क्या करना है, कांस्टेंट से इग्नोर कर लेने, सबसे मैक्सिमम इसमें से कंसीडर करनी है। मैक्सिमम इसमें कौन सी है जी, हमारे पास वेरिएबल कौन सा है जी, ये टर्म कौन सी है, एन स्क्वायर है। बाकी सबको हम इग्नोर कर लेंगे, तो वहां से हमारे पास एफएफएन किसके बराबर आ जाता है, एसिम्प्टोटिक के लिए इक्विवेलेंट टू थीटा
ऑफ एन स्क्वायर। इसका मतलब है ये किसकी वैल्यू है, ये है आपके पास थीटा जी ऑफ एन की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब हमें इससे क्या करना है, प्रूव करना है। दिस इज द इक्वेशन 8n² + 2n - 3, 8n² + 2n - 3, दिस इज आवर इक्वेशन। ओके जी। तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, वन इज द अपर बाउंड एंड वन इज द लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मींस लोएस्ट लिमिट एंड अपर बाउंड इज द हाईएस्ट लिमिट। हाईएस्ट लिमिट मींस ज्यादा नंबर। ठीक है जी। अगर हम मैं यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस टू यू गाइस। सपोज करें मैं यहाँ पे ये कंसिडर करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4। This is the lower bound, this is the upper bound. Now this 4 represent the time. This is the time taken by any algorithm. ये ज्यादा टाइम है। इसका मतलब है ये लीस्ट फास्ट, ये क्या है जी, कम फास्ट है। ये क्या है, ज्यादा फास्ट है। दिस इज द, ये कम टाइम है, 2 सेकंड। सपोज करें एक एल्गोरिथम 2 सेकंड लेता है, एक एल्गोरिथम 4 सेकंड लेता है। 2 सेकंड वाला ज्यादा फास्ट होगा, 4 सेकंड वाला कम फास्ट होगा। सो दिस इज लीस्ट फास्ट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द, मतलब मींस एफएफएन ग्रोज नो फास्टर, मतलब दिस इज द मैक्सिमम फास्ट। ठीक है जी। तो लोअर बाउंड जो होता है वो मैक्सिमम फास्ट होता है, अपर बाउंड जो होता है वो लीस्ट फास्ट होता है। इसमें हमने दो चीजें जो है वो हमने कंसिडर करनी है। ठीक है जी। तो कहता है जी एफएफएन इज इक्वल टू दिस वन ग्रोज एसिम्प्टोटिकली एटलीस्ट एज फास्ट एज दिस वन, और दिस वन मैक्सिमम एज फास्ट एज दिस वन। मींस उसे हमने अपर बाउंड भी एन स्क्वायर कंसिडर किया, लोअर बाउंड भी एन स्क्वायर कंसिडर किया। क्यों कंसिडर किया, अब देखें हम एफएफएन में जो हमने पीछे फॉर्मल डेफिनेशन देखी है, हमने उसमें छोटी वैल्यू भी देखनी होती है, बड़ी वैल्यू भी देखनी होती है। एफएफएन सी ऑफ C1 जी ऑफ एन को हम ये कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। और C2 जी ऑफ एन को हम ये कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। अब ये उससे छोटी वैल्यू होगी, ये उससे बड़ी वैल्यू होगी, किससे, एफएफएन से। ओके। तो इस एग्जांपल को हम मजीद कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास जो है, हमने ये कंसिडर कर लिया है कि हमारे पास एक जो है वो लीस्ट फास्ट होगा और एक होगा मैक्सिमम फास्ट। मैक्सिमम फास्ट वो होगा जिससे ज्यादा और कोई ग्रो नहीं कर सकता हमारा फंक्शन, और लीस्ट फास्ट जो होगा जिस जो हमारे पास मिनिमम जो है वो फास्ट, हम उसे कंसिडर करेंगे। अच्छा जी। तो हमने कंसिडर किया था, तो ये हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड अगर हम कंसिडर करें तो लोअर बाउंड विल बी दिस वन, इस इक्वेशन का एक पार्ट। डेफिनेटली पूरी इक्वेशन के लिए n की वैल्यू जो है वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। ओके। अब यहाँ पे देखें एफ एफ एन, इसका मतलब ये इस इक्वेशन को अगर हम कंसिडर करें, इस इक्वेशन को हम कंसिडर, एफ एफ एन शुड बी ग्रेटर देन दिस वन। ठीक है जी। एंड दिस इज व्हाट यू गॉट, ये क्या है हमारे पास, दिस इज ए थीटा। ये क्या है हमारे पास, थीटा है, थीटा एफ। अब थीटा एफ का एक पार्ट ये है, एक पार्ट इस साइड पे होगा लाइक दिस वन, वो हम आगे कंसिडर करेंगे C2 GFN। ठीक है जी। हमने दोनों साइडें जो है वो उससे प्रूव करनी है। अब देखिए जी एफएफएन इज इक्वल टू दिस वन, ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी। अब ये जो इक्वेशन है ये एफएफएन की है, इसमें से अगर हम ये वाली टर्म इग्नोर कर लें तो कोई इशू होगा क्या, इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसको हम बीच में से निकाल देते हैं तो ये बन जाती है। तो इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इक्वेशन। अब इसमें से हम 3 को भी निकाल दें, इसको हम इसमें से अगर हम 3 को, लेट्स सपोज करें हम 3 को नहीं निकालते, हम यूं कर लेते हैं, हम दिस इक्वेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इक्वेशन। हमने किया क्या है, हमने क्या किया है, 7n² प्लस n² माइनस 3। 7n² प्लस n² क्या होता है हमारे पास, 8n² माइनस 3। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसमें से क्या करते हैं, अगेन -3 वाला पार्ट जो है वो इग्नोर कर लेते हैं, या ये पूरा ये वाला पार्ट इग्नोर कर लेते हैं। तो दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन, मतलब ये वाली इक्वेशन जो है हमारी, ये ग्रेटर होगी किससे, इस इक्वेशन से। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास C1 की वैल्यू क्या आ गई है, C1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7।
सर एक बार नमाज की तो पढ़ेगी हमारे 7 पास चीजें। C1 इज इक्वल टू 7, ये आ गया जी। C1 इज इक्वल टू 7 आ गया। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या है हमारे पास, C1 है, और n स्क्वायर क्या है हमारे पास, दिस इज द g ऑफ n। तो लोअर, अब हमने क्या कंसिडर किया था, अगर हम डेफिनेशन का एक पार्ट देखें तो C1 g of n should be less than or equal to f of n for all n should be greater than or equal to n naught। यहाँ पे भी सिंपली अज्यूम दैट अब हमने कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो इग्नोर की हैं, आपने ये देखना है। हमने क्या देखना है, टर्म्स कौन कौन सी इग्नोर की हैं। जब मैं बैकएंड पे पीछे जाता हूँ यहाँ पे दोबारा, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने एक टर्म इग्नोर की है यहाँ पे 2n, और एक टर्म हमने ये वाली इग्नोर की है n स्क्वायर -3, ये दो टर्म्स हमने इग्नोर किए हैं। ठीक है जी। अब n नॉट की वैल्यू कैसे निकालनी, कंप्यूट करनी, ये यहां से हमें पता चलेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक 2n हमने इग्नोर किया था, इसे हमने कंसीडर करना है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि देखें जी हमारे पास n जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि n जो है वो आप पॉजिटिव डालोगे तो रन टाइम हमारे पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रन टाइम कभी नेगेटिव में जा ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड n स्क्वायर -3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब आप ग्राफ ड्रा करते हो तो ग्राफ ऐसे होता है, इसमें यहाँ पे दिस इज n की वैल्यू, दिस इज n की वैल्यू। अब n की वैल्यू इन दोनों से हम कंप्यूट करेंगे। यहां से अगर हम n की वैल्यू कंप्यूट करें तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाती है, n शुड बी ग्रेट, ये इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, n की वैल्यू जो है वो अगर हम इसको कंसिडर करें, और अगर हम यहाँ से, बल्कि हम n की वैल्यू कंप्यूट कर ही नहीं सकते, इन्फिनिटी आ जाती है। यहाँ से हम अगर n की वैल्यू कंप्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, सॉरी यहाँ से क्या आ जाता है जी, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 0 डिवाइडेड बाय 2 आंसर हमारे पास क्या आएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है जी, तो इट मींस हम इसका रिजल्ट कंप्यूट नहीं कर सकते। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से क्या होगा, -3 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, n स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और क्योंकि ये n स्क्वायर है, हमने तो n की वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो दोनों साइड पे रूट लो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, n नॉट की वैल्यू क्या आ गई है, और √3। तो √3 कोई भी वैल्यू होगी, सपोज करें ये √3 है, ये 0 है, ये 0.1 0.2, ये √3 की वैल्यू आ गई, ये √3 है। तो n की जो आपने वैल्यू कंसिडर करनी है, इससे √3 से बड़ी कंसिडर करनी है। ओके, तो यहां से हमने लोअर बाउंड के लिए जो है वो हमने n नॉट की वैल्यू जो है वो कंप्यूट कर ली। तो यहां से हमने n नॉट की वैल्यू जो है वो कंप्यूट कर ली है। तो हमारे पास जो C1 g ऑफ n क्या है जी, n स्क्वायर आया, और उसके लिए n नॉट की वैल्यू क्या आई हमारे पास, √3 है। तो ये था हमारे पास लोअर बाउंड के लिए। अब अपर बाउंड के लिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन जो है वो हम कंसीडर करेंगे, दिस वन एफ ऑफ एन शुड बी लेस देन, पहला पार्ट क्या था, C1 g ऑफ n शुड बी लेस देन एफ ऑफ n, दूसरा पार्ट क्या था, एफ ऑफ n शुड बी लेस देन इक्वल टू C2 g ऑफ n। तो अगेन इसमें भी n की वैल्यू n नॉट से ग्रेटर होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज ऐड करनी है अपर बाउंड के लिए। तो अगेन द इक्वेशन इज सेम, अगेन इक्वेशन इज सेम। तो दिस वन, अब इसमें देखें जी, ये -3, देखें -3 को अगर हम इग्नोर कर लें, सपोज करें n की वैल्यू पुट करो, रिजल्टेंट क्या आता है जी, 50, सपोज किया, -3, तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होगा, 47। ओके, अब हम क्या कर देते हैं, इसमें -3 को निकाल लेते हैं। -3 हमने इग्नोर किया तो रिजल्टेंट क्या था, 50, 50 ही होगा। तो -3 के निकालने से वैल्यू ऐड हुई है, वैल्यू कम नहीं हुई है। तो इट मींस ये वैल्यू जो है, मैं जरा इसको थोड़ा क्लियर कर लूं, ये वैल्यू जो है स्टार्ट वाली 8n स्क्वायर प्लस 2n प्लस -3, दिस इज लेस देन दिस वन, क्योंकि पहले इसमें पहली वाली में 3 माइनस हो रहा था, इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है जी। अब 2n को हमने रिप्लेस कर लिया किससे जी, 2n स्क्वायर से।
ये देखें, तो इसमें मजीद ऐड हो गया 8n² प्लस 2n²। ठीक है जी, मैं ये याद रखना है आपने, ये जो मैक्सिमम जो है n की वैल्यू, इससे ऊपर की वैल्यू आपने ऐड नहीं करनी। ओके, तो ये 2n², तो 8n² प्लस 2n² इज इक्वल टू 10n²। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी अपर बाउंड। अब हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यूज जो हैं वो किसको किसके साथ रिप्लेस किया है। ठीक है जी, हमने वैल्यूज में किसको किसके साथ रिप्लेस किया है। तो हमारे पास एक ही वैल्यू है, हमने 2n को किसके साथ रिप्लेस किया है, 2n² के साथ रिप्लेस किया है। यहाँ पे 2n था, हमने 2n को 8n² अपनी जगह 2n² के साथ रिप्लेस किया है। तो 2n शुड बी लेस देन, क्योंकि ये देखें यहाँ पे क्या है, लेस देन दिस वन, तो 2n शुड बी लेस देन 2n² होना चाहिए। ठीक है जी, तो जो वैल्यू हमने इग्नोर की और उसकी जगह जो नई वैल्यू ऐड की है, क्योंकि अगर ये होता, सपोज करें लोअर बाउंड होता, तो 2n की जगह सपोज करते हैं हम वही 2n² को रिप्लेस किया, तो हमारे पास सिचुएशन इस तरह की होती है, क्योंकि लोअर बाउंड में हम इस तरह से जाते हैं। दिस इज द एक्चुअल FFN की वैल्यू ये है, और C1 GFN की वैल्यू ये होती है, क्योंकि हम C2 GFN की तरफ हम जा रहे हैं, अपर बाउंड की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ये मैं यहाँ से गलती, ये यहाँ से गलती से लिखा गया था, तो हम इस तरफ जाएंगे, 2n² की तरफ जाएंगे। ये वैल्यू जो हमने ऐड की है, ये वो वैल्यू जो ओरिजिनल। ठीक है जी, मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ, देखिएगा प्लीज। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या इग्नोर किया था, 2n इग्नोर किया था। ये हम लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं। तो लोअर बाउंड में क्या कह रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू जो है, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है जी, FFN, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए इससे, किससे, C1 GFN से। अब आगे चलते हैं, तो ये देखें 2n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम अपर बाउंड की जब हम बात करते हैं, तो अपर बाउंड में क्या कह रहा है, FFN शुड बी लेस देन, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो लेस देन होनी चाहिए जो थीटा की उससे। यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, ओरिजिनल वैल्यू ये है, ठीक है जी, और ऐड क्या किया है, दिस वन। तो ओरिजिनल वैल्यू लेस देन है किससे, 2n² से। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, लेस देन है किससे जी, 2n² से। ठीक है जी, तो यहां से अगर हम कंप्यूट करें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो एक साइड पे हमारे पास क्या है जी, n² है, और एक साइड पे हमारे पास n, बल्कि हम ऐसा कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया जी 2n, ये आ गया हमारे पास 2n²। ठीक है जी, अब 2n से हम दोनों साइड पे अगर हम डिवाइड करें, तो 2n से अगर हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, इसी को मैं आगे कंप्यूट कर लेता हूँ। तो 2n डिवाइडेड बाई 2n, यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे रह जाएगा 1, इस साइड पे क्या रह जाएगा, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 से गया, n से गया, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास n रह जाएगा। इसका मतलब है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है n0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हमने बोथ केसेस में इसे, इस इक्वेशन को हमने क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। हमने अपर बाउंड को भी कंसिडर किया, हमने लोअर बाउंड को भी कंसिडर किया, और उससे हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने प्रूव किया। ओके जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। एक और एग्जांपल इसमें मैं क्विक सा वो करूंगा, from the lower bound we have this one and not this one, from the upper bound we have and not this one। अब इन दोनों में से देखें कि अगर हमने लोअर बाउंड, क्योंकि इक्वेशन पहले हमने दोनों को सेपरेट सेपरेट कंप्यूट किया ना, अगर हम इक्वेशन को कंबाइन करें, तो हमारे पास एन नॉट एक ये आता है, एक ही आता है। तो हम इन दोनों में से लार्जर एन नॉट को कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, तो दोनों में से लार्जर एन नॉट हमारे पास कौन सा आ जाता है जी, ये देखें जी, कंबाइनिंग द टू वी लेट एन नॉट बी द लार्ज ऑफ 2। इन दोनों में से लार्जर वैल्यू जो भी आएगी, इसको अगर हम 3 का स्क्वायर रूट कंप्यूट करते हैं, ठीक है जी, वो अगर 1 से बड़ा आता है तो हम इसको कंसिडर करेंगे, अगर 1 से छोटा आता है तो फिर हम एन नॉट इसको कंसिडर करेंगे। सो इन द कंक्लूजन, इफ वी सिलेक्ट C1 is equal to 7 and C2 is equal to 10 and n naught is equal to this one,
क्योंकि इसका रिजल्टेंट 1 से अगर बड़ा आता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इज लेस देन, ये आई थी C1 GFN की वैल्यू ना 7n², ये हमारे पास FFN की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू थी, इज लेस और इक्वल टू FFN, ये हमारे पास जो है वो C2 GFN की वैल्यू आई। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी, 0 इज लेस देन और इक्वल टू, ये है C1 GFN की वैल्यू, C1 GFN इज लेस देन और इक्वल टू, ये हमारे पास FFN की वैल्यू है, FFN इज लेस देन और इक्वल टू, ये हमारे पास C2 GFN की वैल्यू है। और हमारे पास m0 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए लोअर बाउंड के लिए ये आई थी, ये वाली आई थी, अपर बाउंड के लिए ये आई थी। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1 है, ये 3 का स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट है, तो m0 क्या होगा, दिस वन। सो दिस वे हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया है कि हमारे पास जो इक्वेशन है f of n, C1 GFN is less than or equal to FFN is less than or equal to C2 GFN, where n should be greater than or equal to n not। तो ये था हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशन में थीटा को हमने जो है वो यहाँ पे प्रूव कर लिया है विद एग्जांपल। ठीक है जी, तो आज के लिए हमारा इतना ही।